अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सैयद सुल्तान निज़ामी ने, रामपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। इंसानों की एक दुनिया आबाद है जिसे हम सब जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द इंसानों ने कई बड़े बड़े महल्लात बना लिए, कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली, शहरों के शहर आबाद कर लिए। और वो इंसान जो कभी जंगलों में रहता था, अपना शिकार करता और उस शिकार को बगैर किसी नमक मिर्च के आग पे भून के खाता, उसी इंसान ने तरक्की की। वो बड़े बड़े प्लाजे बनाने लगा, बिल्डिंगें बनाने लगा, महल बनाने लगा, और उसका रहन सहन, खाना पीना इंतहाई मॉडर्न हो गया। आज भी बहुत सारे इंसान यही समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द फैली हुई यही एक दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। लेकिन शायद एक और दुनिया भी आबाद है जो हमारी नजरों से ओझल है। कैसी है वो दुनिया? क्या खूबसूरत है या इंतहाई खौफनाक? हम जब भी कोई खौफनाक कहानी सुनते हैं तो यकीनन वो कहानी हमें ऐसी ही दुनिया में लेकर जाती है जो इंसानी दुनिया से बहुत हटकर है। कैसी है वो आज की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। नवाब साहब के एक बेटा और दो बेटियां थीं। नवाब आसिफ अली खान एक रहमदिल, गरीबों की मदद करने वाले, मिलनसार और एक बाकमाल इंसान थे। जिस भी महफिल में जाते इस तरह चार चांद लगा देते अपनी बातों से, अपनी दिल लुभाने वाली ऐसी ऐसी मिसालों से कि जिंदगी के कितने तजर्बात थे जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। नवाबों की हमेशा बात की जाए जहां पे वो एक बहुत बड़ी हवेली या एक महल नुमा मकान में रहते हैं, वहां उनका उठना, बैठना, बोलना दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। और जब वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो उनको भी वो सब कुछ सिखा दिया जाता है जिससे वो अपने आप को नवाब और दूसरों को अपनी आवाम यानी कि महकूम समझते हैं कि हम हाकिम हैं और ये हमारे मुलाजिम। लेकिन नवाब आसिफ अली खान में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो खुद जहां मिलने मिलाने वाले लोगों से, प्यार करने वाले लोगों का दुख सुख बांटने वाले थे, वहीं पे उनका बेटा, अकलौता बेटा नवाब सिकंदर अली खान बिल्कुल बाप की तरह था। नवाब साहब खुद भी बहुत जवानी में हसीन रहे थे, लेकिन खुदा ने जो उनको बेटा दिया था सिकंदर, वो तो बाप से भी कई गुना ज्यादा हसीन पैदा हुआ था। नवाब सिकंदर अली खान को बचपन में ही कोई देखता तो हैरान रह जाता कि खुदा ने कितनी फुर्सत से इस बच्चे को बनाया होगा। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत से बाल, सतवा नाक, रंग इंतहाई गोरा। और वो बच्चा जिस भी महफिल में मौजूद होता उस महफिल की जान बन जाता, अपनी बातों से, अपनी शरारतों से। और वक्त का पता ही ना चला कि सिकंदर अली खान जवान हो गया। बाप की तरह उसे भी शिकार का शौक था। इनकी एक हवेली रामपुर के जंगलात के करीब भी मौजूद थी। वहीं जहां बाप अक्सर शिकार करने के लिए जाता और कई दिन उसी हवेली में कयाम करता, तो अब सिकंदर अली खान भी अपने एक बेहतरीन दोस्त जिसका नाम था उस शाहवेज दोस्त के साथ अक्सर उस हवेली में जाकर रिहाइश पजीर होता और दोनों शिकार पर जाते।
शाहवेज ने और सिकंदर ने फिर से एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, शिकार पर नहीं गए, हवेली चलते हैं और वहीं क़याम करेंगे और जंगल में शिकार खेलेंगे। शाहवेज और नवाब सिकंदर अली खान दोनों अपनी उस आबाई हवेली में पहुंच गए, जहां पे बेइंतहा नौकर चाकर उनकी खिदमत के लिए मौजूद होते थे। नवाब साहब या उनका बेटा जब वहां से चला जाता तो वहां पे सिर्फ नौकर होते, उन कमरों को, उन बड़े हॉल्स को बंद कर दिया जाता। उस बड़ी सी हवेली की बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा कमरे बनाए गए थे जो मुलाजमीन की फ़ौज के लिए थे। एक गेट पे मुलाजिम तैनात थे, खाना बनाने के लिए अलग, सौदा सरफ लाने के लिए अलग, एक पूरी फ़ौज सी थी। सिकंदर जब जवान हुआ था तो उसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो गया था, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। सिकंदर की मां जब भी अपने बेटे को भेजती तो उसके गाल पे, गर्दन पे, माथे पे कहीं ना कहीं एक काला टीका लगा देती और कहती, काला सा निशान कि मेरे बेटे को नजर बद न लगे। शाहवेज और नवाब सिकंदर हवेली में क़याम पजीर थे और प्रोग्राम यह बनाया कि कल सुबह ही हम शिकार के लिए जंगल में चलेंगे। अक्सर वो लोग अपने मुलाजिमों को भी साथ ले जाते और बाज़ औक़ात वो दोनों अकेले जाते। वो नहीं चाहते थे कि मुलाजिम हर वक्त उनके साथ रहें। वो दोनों शिकार के गर्ज से जैसे ही जंगल में दाखिल हुए तो मुख्तलिफ जगहों का निशाना बनाते हुए वो शिकार खेलते रहे, यहां तक कि उन्होंने काफ़ी परिंदों का शिकार कर लिया और एक दरख्त के नीचे थक हार कर आकर बैठ गए। आज गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी। उस दरख्त के नीचे दोनों ही आकर बैठे, शिकार किए हुए परिंदे साइड पर रख दिए और शाहवेज बोला, यार आज तो बहुत थक गए हैं, शायद गर्मी ने बहुत ज्यादा थका दिया है और लगता है आज हम जंगल के काफी घने हिस्से की तरफ आ गए हैं। मुझे इसको देखकर लग रहा है हम इस जंगल के हिस्से की तरफ पहले कभी नहीं आए, हम पहली दफा आए हैं। सिकंदर बोला, हां ये जंगल का काफी घना हिस्सा है। वाले साहब पता नहीं क्यों मुझे हमेशा मना करते रहे हैं कि इस हिस्से की तरफ बेटा कभी ना जाना। जंगल तो जंगल है, अगर किसी जानवर का आमना सामना हो सकता है तो जरूरी नहीं सिर्फ इस घने हिस्से के अंदर हो, जानवर तो कहीं पे भी आ सकता है, खूनख्वार जानवर जो इंसान पे हमला कर देता है। लेकिन काफी अरसे से मैं सोच रहा था इस हिस्से को भी खंगालना चाहिए, यहां पे भी काफी शिकार होगा और देखो आज कितना शिकार मिला है। जानते हो, हिरन, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है हिरन के शिकार करने में। आज हम घने जंगल की तरफ तो आ गए हैं, बस कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर से हम शिकार करेंगे। इस हिस्से में सुना है हिरन भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों ने फैसला किया कि कुछ देर हम यहीं पे आराम कर लें, दरख्त के साथ टेक लगा के आंख लगा लें, थोड़ी सी थकावट दूर हो जाए और उसके बाद फिर से हम अपना शिकार जारी करेंगे। दोनों ने ही दरख्त के साथ टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर ली। नवाब सिकंदर थका हुआ था, आंखें बंद करते ही उसे नींद की आगोश ने आकर दबोच लिया। अभी उसे सोए हुए कितनी देर हुई थी कि उसे एकदम से किसी की आवाज सुनाई दी और एकदम से उसकी आंख खुल गई। वो एक शिकारी था, सोते हुए भी बंदूक अपने पास रखता था। जैसे ही कोई खटका सा महसूस हुआ, उसने फौरी तौर पे बंदूक अपने बाजू में इस अंदाज में थाम ली कि अगर कोई भी शिकारी जानवर, खूनख्वार जानवर सामने आया तो उस पर गोली चला सके। वो कौन सा 2 घंटे के लिए वहां पे सोने के लिए आए थे, वो तो 5-10 मिनट ऐसे आंख लगाना चाहते थे, लेकिन इस अंदाज में कि बस थोड़ी सी जो इस वक्त बेपनाह थकावट हो गई है, वो थोड़ी सी थकावट दूर हो और उसके बाद वो अपने सफर को जारी रख सके।
उस खटके की वजह से जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा शाहवेज अभी तक आंखें बंद किए दरख्त से टेक लगाए बैठा हुआ है और इस वक्त बंदूक सिकंदर के हाथ में थी। इधर उधर उसकी आंखें देखना शुरू कर दिया। वो जानता था कि खटके की आवाज से ही मेरी आंख खुली है, क्योंकि उसकी नींद बहुत ही कच्ची थी। हल्का सा भी खटका होता था तो वो जाग जाता था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, उसे कोई नजर ना आया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जो सामने बड़ा सा दरख्त है उसके पीछे फिर से कोई खटका हुआ है। एक निगाह उसने पास लेटे शाहवेज को देखा और उसे वहीं सोता हुआ छोड़कर बंदूक हाथ में थामे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसी दरख्त की तरफ जाना शुरू हो गया। उसके पांव के नीचे जो पत्तों की सरसराहट थी, वो सूखे हुए पत्ते जो कई सालों से गिर गिर कर वहीं जंगल के अंदर सूख गए थे, जब उनके ऊपर पैर रखता तो तड़च तड़च की आवाज आती कि वो पत्ते टूटना शुरू हो जाते। लेकिन वो अलर्ट था कि मेरे इस चलने की आवाज से, पत्ते टूटने की आवाज से दरख्त के पीछे जो भी छुपा हुआ है मैं उस तक जरूर पहुंच जाऊंगा। इससे पहले कि वो खूनख्वार जानवर मेरे ऊपर हमला करे मैं गोली चला दूंगा। जैसे ही वो चलता हुआ दरख्त के पीछे गया, अभी वो बिल्कुल पीछे पहुंचा भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल अलर्ट था गोली चलाने के लिए कि एकदम से एक हसीनो जमील लड़की निकल के अपने हाथ ऊपर किए हुए बंदूक के सामने इस अंदाज में आ गई जैसे कोई हथियार डाल देता है और अपने हाथों को ऊपर कर लेता है कि मुझे मत मारना। वो एकदम से दरख्त के नीचे से निकल के सामने आ गई। इससे पहले कि वो गोली चला देता, लड़की को देखकर वो चौंक सा गया, लेकिन बंदूक अभी तक उसने सीधी की हुई थी और बिल्कुल निशाना उसी लड़की की तरफ था। तो वो हसीनो जमील लड़की जिसके चेहरे की तरफ देख के वो हक्का बक्का रह गया। उससे पहले जिंदगी में वो एक नवाबजादा था, कई नवाबजादियां देखी थी, कई जगहों पे वो गया था, बेइंतहा हुस्न को वो देख चुका था, लेकिन उस लड़की का हुस्न देखकर वो हैरान रह गया और टिकटिकी बांधे उस हसीनो जमील लड़की को देखना शुरू कर दिया। सर से लेकर पांव तक वो बेइंतहा खूबसूरत थी और उसने लिबास भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और कमर के नीचे तक उसके बाल लटक रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा, पिंक से होंठ, और लगता था कि उसको खुदा ने ही मेकअप करके भेजा है, उसने खुद से कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। और जब वो उसको देखने में ऐसा महव हो गया कि बंदूक अभी तक उस पर ताने हुए था और चुप करके खड़ा रहा, तो वो एकदम से बोली, अगर जान की अमान पाऊं तो बंदूक तो नीचे कर लीजिए। तो उसको एकदम से याद आया कि मैं उसको देखने में ऐसा महव हो गया था कि मैंने बंदूक का रुख ही उसकी तरफ किया हुआ है। उसने एकदम से बंदूक जल्दी से नीचे कर ली और माजरत की कि मैं माजरत ख्वाह हूं। और वो उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। वो सामने खड़ी हुई हसीना महजबीना उसको इस अंदाज में देख रही थी जैसे उसे नाज हो कि खूबसूरत तो मैं हूं, दुनिया मुझे खूबसूरत कहती है, ये कौन है जो इतना हसीन नौजवान मेरे सामने खड़ा है। वो उसे सर से पांव तक देखती हुई बोली, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो इंसान अपनी पलकें झपकाना भूल जाए, लेकिन इधर जंगल में क्या कर रहे हो। तो वो उसके इस सवाल पे हैरान हुआ और उसे जवाब दिया, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही हैं। तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं तो इसी जंगल की वासी हूं, यहीं पास ही मेरा घर है, यहीं रहती हूं, लेकिन हैरान यह हूं कि इस घने जंगल में किसी इंसान को बहुत कम ही आते देखा है। तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को देखा तो हैरान रह गई, काफी देर से तुम्हारा पीछा किया और तुम लोग यहां पे आकर बैठ गए। तुम आंखें बंद करके बैठे थे कि मेरे खटके की वजह से, जो पांव की वजह से पत्ते पांव के नीचे एक शोर सा पैदा हुआ, तुम्हारी आंख खुल गई और मैं यही सोच रही थी
कि इससे पहले मैंने किसी इंसान को इस घने जंगल में बहुत ही कम देखा है, और अगर किसी को देखा है तो वो वापस अपने पांव पे सही सलामत नहीं जा सका, उसे नुकसान ही उठाना पड़ा है। नुकसान? कैसा नुकसान? क्या कहना चाह रही हो? वो एकदम से उससे बोली, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा ही आगे मेरा गांव है, देखना चाहोगे? वो एकदम से हैरान सा हुआ कि जंगल के अंदर गांव में समझा नहीं। वो बोली, हां, आगे आओगे तभी तो दिखा सकूंगी। अब वो जिस मोहब्बत से, अदा से उससे बात कर रही थी, सिकंदर को भी उस पर प्यार आ रहा था। वो आगे चल पड़ी। बेख्तियार सिकंदर उसके पीछे चलना शुरू हो गया। बंदूक उसने कंधे पे लटका ली थी। थोड़ी ही दूर वो चले होंगे कि उसने देखा झाड़ियां बहुत ज्यादा उगी हुई हैं, दरख्तों की कतारें तो हैं, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। जंगल था, नीचे सूखे हुए पत्ते थे, लेकिन एक जगह पे इस अंदाज में झाड़ियां थीं कि दरख्त भी नजर नहीं आ रहे थे। उन घनी झाड़ियों ने दरख्तों के बीच में जो एक रास्ता बना होता है उसको भी छुपा दिया था। तो वो लड़की आगे बढ़ी और झाड़ियों को हटाती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, आ जाओ। वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। वो शायद 2 से 3 मिनट अंदर चले होंगे कि सामने का मंजर देख के तो वो हक्का बक्का रह गया। सामने उसी जंगल के बीच में एक और दुनिया आबाद थी। वही दरख्त जो थोड़ी देर पहले वो देख रहा था जंगल के अंदर बने हुए थे, वहीं पे एक और तरह के दरख्त मौजूद थे जिनके पत्तों का रंग सब्ज नहीं था, जैसे फूलों के रंग होते हैं, कोई लाल, कोई हरा, कोई सुर्ख, कोई गुलाबी, कोई पिंक। ऐसे मुख्तलिफ कलर उन पत्तों के थे। और हैरत की बात यह थी कि एक ही दरख्त के पत्ते हमेशा एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वहां पे जितने भी दरख्त थे उस दरख्त पे मौजूद सारे ही पत्ते रंग बिरंगे थे। नीला, पीला, हरा, पिंक, रेड, हर तरह के पत्ते थे। और वो इतना खूबसूरत अंदाज में काटे गए हों जैसे वो गोल गोल बने हुए थे। यानी दरख्त ऊपर से जैसे कटाई करके किसी ने गोल कर दिया हो और उसके पूरे पत्ते रंग बिरंगे, इंतहाई खूबसूरत। और वहीं नीचे जमीन पे जो फूलों के पौधे थे वो और ज्यादा हैरत अंगेज थे कि एक फूल का पौधा जिसमें हर तरह के फूल उगे हुए हों। अमूमन गुलाब का पौधा लगाया जाता है तो उसमें से गुलाब के फूल निकलते हैं, लेकिन वो अगर पौधा था तो उसमें गुलाब के फूल भी थे, एक ही पौधे में मोतिये के फूल भी थे। ऐसे ऐसे फूल थे जो उससे पहले उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। वो हैरान रह गया, इतनी खूबसूरती, इतने खूबसूरत दरख्त। वो खड़ा उस मंजर को देख रहा था कि तभी उसने देखा छोटा सा सामने एक पहाड़ है और उसके ऊपर एक आबशार पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रही है। और उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब उसने आसमान की तरफ देखा तो परिंदों का रंग भी उन पत्तों की तरह था, उन गुलाब के फूलों की तरह था जिनका कलर, हर कलर उन परिंदों के परों में मौजूद था। जैसे उन परिंदों को भी किसी ने हर तरह का कलर लगाकर बनाया हो। वो जब उड़ रहे थे तो उनके नीचे से उसने देखा कि उनकी परों के अंदर हर तरह के रंग मौजूद हैं। इतनी रंग बिरंगी दुनिया उसने नहीं देखी थी। और तभी उसकी निगाह तितलियों पर पड़ी और तितलियों के भी रंग ऐसे ही थे जैसे एक ही तितली के अंदर तमाम रंग भर दिए गए हों। सब रंग उसके परों में मौजूद थे कि तभी उस लड़की ने सामने एक दरख्त से सेब तोड़ा। वो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का सेब था। उसने इससे पहले पिंक कलर का इस तरह सेब नहीं देखा था। वो उसने सेब तोड़कर उसकी तरफ उछाल दिया। उसने उस सेब को कैच किया और वो उससे बोली, खाओ इसे। उसने जैसे ही उस सेब को बाइट ली, उसे खाया,
तो उसके मुंह में जो रस भर गया वो सेब नहीं था, शहद का बना हुआ सेब था, जैसे उस सेब के अंदर रस की बजाय शहद भर दिया गया हो। इतना मीठा, शहद की तरह मीठा। और वह हैरान हो गया और धड़ाधड़ उस सेब को खाना शुरू कर दिया। और वो खिलखिला के हंस पड़ी सिकंदर को सेब को इस तरह खाते देखकर। और वो उससे मुखातिब हुआ, ये क्या है? ये कौन सी दुनिया है? और ये सेब, मैंने जिंदगी में ऐसा सेब कभी नहीं खाया, ये तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। वो बोली, मेरी इस दुनिया की हर चीज तुम्हारी दुनिया से बहुत खूबसूरत है और जायके में भी बहुत ही ज्यादा तुम्हें अच्छी लगेगी। तभी एकदम से उसे महसूस हुआ कि वो जो पहाड़ पे, जहां पे आबशार बह रही थी, जो उनसे काफी दूर था, वहीं पे ऐसी आवाज आनी शुरू हो गई जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान हो या बहुत बड़ा जिसामत का मालिक हो और वो चल रहा हो, और उसके चलने से एक ऐसी आवाज पैदा हुई, डज डज डज। और वो दरो दीवार, यानी कि जिस जगह पे वो खड़े थे, वो दरख्त, वो पत्ते इस तरह हिलना शुरू हो गए उसके चलने से कि वो एकदम से बोली, मैं चलती हूं। फिर मैं, जाओ तुम, जाओ। उससे बोला ही कुछ ना गया, बस ऐसे जल्दी में बोली, मैं चलती हूं। फिर से आगे कुछ ना कह सकी और एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो उसी दरख्त के साथ वो टेक लगाकर बैठा था और उसका दोस्त शावेज उसे जगा रहा था। वो आंखें खोलकर शावेज को देख रहा और शावेज से कह रहा है, उठ जाओ यार, देर होगी है, चलें आगे। उसे वो सारा मंजर याद आ गया जो कुछ देर पहले उसने मंजर देखा था। वो क्या था? कोई ख्वाब? मैंने यहां पे बैठे कोई ख्वाब देखा है। वो हसीना माजबीना कौन थी? वो कैसी खूबसूरत दुनिया थी? अभी तो मैं उस दुनिया को देखा ही नहीं था, सिर्फ फूलों को, दरख्तों को, परिंदों को, तितलियों को देखा था। और हां, मैंने वहां का फल खाया था। उसी लम्हे उसने अपनी मुट्ठी में देखा तो वो सेब जिसको खा चुका था, बिल्कुल वो दरमियान वाला हिस्सा जहां पे बीज होते हैं, वो हिस्सा उसकी मुट्ठी में था। क्या ये ख्वाब नहीं था? मेरा वहम नहीं था? क्योंकि इस सेब की मौजूदगी ये बताती है क्या मैं कहीं गया था? अब शावेज आगे आगे चल रहा था, ये देखे बगैर कि उसका दोस्त नवाब सिकंदर अली खान उलझा हुआ सोचों में गुम आगे बढ़ रहा है। वो क्या था? उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सेब, वो बचा हुआ सेब उसने अपनी जेब में डाल लिया। अब उसका मजीद शिकार को दिल नहीं कर रहा था। शावेज उससे बोला, क्या हुआ? यार बस थक गया हूं, अब मजीद दिल नहीं कर रहा, चलते हैं वापस। अरे यार, घने जंगल में तो मजा आ रहा है, क्या हो गया है? फिर आ जाएंगे ना, चलना, फिर आ जाएंगे, चल जैसे तेरी मर्जी। और दोनों जंगल से बाहर आ गए। वो हवेली में पहुंच चुके थे। शावेज महसूस कर रहा था सिकंदर चुप चुप सा है, उलझा हुआ सा है। वो उससे मुखातिब हुआ, क्या हुआ है सिकंदर? सब ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है? हाँ यार, बस जरा थक गया हूं। जानता है ना, कभी कभी इंसान थक जाता है, सर में दर्द हो जाता है, बस ऐसे ही जरा हल्का सा सर में दर्द हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, तू टैबलेट खा और उसके बाद सो जा। दोनों ने बैठ के खाना खाया। उसके बाद सिकंदर ने टैबलेट खाई और उसके बाद वो सो गया। लेकिन वो सोने वाला कहां था? रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई? क्योंकि उसने तो आज कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। वो नवाबजादा था, सोने से पहले लिबास तब्दील करके सोता था, उसी लिबास में सो गया था। वो तो सोया था ऐसे आधे घंटे के लिए कि टैबलेट खाई है, मैं आधे घंटे तक उठ जाऊंगा और उठ के फिर चेंज वगैरह करूंगा। लेकिन ऐसी गहरी नींद सो गया कि रात को ही उसकी आंख खुली। वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था कि तभी वो सारा मंजर फिर से उसे याद आ गया। अब उसके पास तन्हाई मुयस्सर थी, वो सोच सकता था वो क्या था। कि तभी उसे वो सेब याद आया
जैसे ही उसने उस सेब को जो उसकी जेब में पड़ा था उसको निकाला, तो वो सारे मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने आ गए। उसका सेब फेंकना और उसका सेब खाना, ये वहम नहीं हो सकता। अगर मैं वहीं बैठा हुआ था, उठ के कहीं नहीं गया, मेरा ख्वाब था, तो फिर ये सेब कहां से आया? क्या ख्वाब में मैंने सेब खाया था तो मेरे हाथ में भी सेब आ गया? उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे कि तभी उसे कमरे में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शरारत से गला साफ करता है। एकदम से वो चौंका और उठकर बैठ गया कि कौन आया है कमरे में। तो उसके कानों में वही आवाज सुनाई दी, उसी हसीना की आवाज। अगर बुरा न लगे तो क्या हम नवाब साहब के कमरे में दाखिल हो सकते हैं? उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ समझ ना आई। तभी उसने देखा कि जो सामने पर्दा लटका हुआ था, उस पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। और उसने पर्दे की तरफ देखकर कहा, कौन है वहां पे? सामने आओ। और सामने से वही हसीना निकलकर बाहर आ गई। वो उसे देखकर एकदम से बोला, तुम यहां कैसे? तो वो बोली, देख लीजिए नवाब साहब, हम तो आपके पीछे पीछे चले आए। वो ख्वाब नहीं था, क्या वो हकीकत था? ये सेब अभी तक मेरे पास है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। कौन हो तुम? और वो जंगल में कैसा मंजर था? वो कैसी दुनिया थी? वो एकदम से बोली, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती, बस इतना कह सकती हूं, आपको अगर मुझसे मिलना है तो मैं उसी जगह पे आपका दोबारा इंतजार करूंगी। और हां, अकेले आइएगा, किसी के साथ मत आइएगा। मैं चलती हूं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। वो रुक सी गई और उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोली, मेरा नाम है मलका जरियाल। क्या? मलका जरियाल? तुम कोई मलका हो? वो बोली, हां, तुम्हारी दुनिया की नहीं, अपनी दुनिया की मलका हूं, चलती हूं, ये कहा। और उसके बाद उसने दरवाजा खोला, उसके कमरे का दरवाजा खोलकर दरवाजा बंद करके वो बाहर चली गई। वो हैरान हुआ, ये अंदर कैसे आई और दरवाजा खोल के ये चली गई है? इसको क्या हवेली में मुलाजमों ने रोका नहीं? क्या सारे सो रहे हैं? वो एकदम से भागा, उसने दरवाजा खोला, देखा वो कहीं नहीं थी। वो इधर उधर ढूंढता ढूंढता पूरी हवेली में उसने चक्कर लगा लिया, वो जा चुकी थी। यहां तक कि जब वो मेन गेट पे पहुंचा तो चौकीदार सो रहा था। आधी रात थी, जानता था किसने आना है, लेकिन गेट खुला हुआ था। शायद वो गेट खोलकर चली गई थी। उसने मुलाजिम को जगाया, जो चौकीदार था गेट पे, एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया और मालिक को इस तरह सामने खड़े देखकर डर गया कि मैं तो सो रहा हूं। वो मालिक इस वक्त कोई नहीं आता, तो मैं इसलिए आंख लग गई थी। कब से सो रहे हो? मालिक बस अभी सोया था, अभी सोया था। उससे बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन उसको क्या कहता, वो अंदर चला गया। अब मसला ये था, शाहवेज उसके साथ आया हुआ था और वो कैसे शाहवेज को कहता कि अगले दिन मैं अकेला जा रहा हूं। उसने सोचा, हां, शाहवेज को रुकने के लिए कहता हूं, लेकिन जंगल है, मुझे हथियार भी तो चाहिए होगा, क्योंकि जानवरों का डर होता है, अगर कोई जानवर आ गया तो क्या होगा। लेकिन अगर मैं हथियार उठाकर जाता हूं तो शाहवेज को शक हो जाएगा कि मुझे नहीं लेकर गया, अकेला गया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ था वो अकेला जाए। उसने क्या किया, हथियार घर पे छोड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने एक खंजर अपने पास रख लिया था कि अगर कोई जानवर इस तरह का आ गया तो कम से कम मैं खंजर से अपना दिफा कर सकूं। चलता 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 जंगल के उस घने हिस्से की तरफ चला गया। अब वहां उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने देखा सामने एक इंतहाई खूबसूरत सा हिरन
जो इतना खूबसूरत कि उससे पहले उसने इतना खूबसूरत हिरन नहीं देखा था, और उस हिरन के साथ ही कुछ और हिरन भी उसने दूर फासले पर देखे। वो जो हिरन था अकेला था और बाकी कुछ फासले पर घूम रहे थे। उसने जैसे ही हिरन को देखा तो वो दरख्त के पीछे छुप गया, लेकिन उसके पांव से जो आवाज पैदा हो गई, बाकी हिरनों ने जैसे ही उसकी आवाज को सुना तो वो दौड़ते हुए दूर चले गए। वो तो उस हिरन को और देखना चाहता था, काश आज उसके पास अगर बंदूक होती, वो शिकार कर सकता हिरन का। इसका मतलब है उसने सही सुना था, जंगल के इस घने हिस्से की तरफ हिरन भी हैं। उसने फिर से दरख्त के पीछे से निकल के आहिस्ता से खड़ा हो गया, क्योंकि जानता था अब हिरन तो भाग गए, अब क्या फायदा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखता है, एक हिरन अभी भी उसी जगह पे मौजूद है। वो जो अलग थलग खड़ा था हिरन, सारे भाग गए थे, लेकिन वो हिरन वहीं पे मौजूद था। हैरान हो गया, अब हिरन को मैं कैसे शिकार करूं, क्या करूं, कुछ समझ ना आई। उसने अपना खंजर निकाल लिया कि इस हिरन को मैं खंजर से कोशिश करता हूं वार करके शिकार कर सकूं। वो आहिस्ता से चलता हुआ हिरन के करीब जाने लगा तो उसने देखा वो हिरन भी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। वो और थोड़ा सा आहिस्ता चलता, उतनी ही स्पीड से हिरन भी आगे चला जाता। वो और आगे जाता, हिरन आगे चला जाता, यहां तक कि उसने दौड़ना शुरू कर दिया और हिरन ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो हाँपना शुरू हो गया, थक गया था, खड़ा जोर जोर से हाँप रहा था कि उसने देखा हिरन भागते हुए ज्यादा दूर नहीं गया था। उतने ही फासले पे वो चलता रहा, भागता रहा। उसने फासला अपना ज्यादा नहीं किया था, अभी भी एक खास फासले से, शायद 15 से 20 कदम के फासले पे हिरन अभी भी वहीं पे खड़ा था। उसके हाथ में खंजर था, अब उसके अंदर भागने की ताकत नहीं थी कि तभी हिरन में से आवाज आई, बस थक गए, हिम्मत करो ना, पकड़ कर दिखाओ। वो चौंक पड़ा। ये होंठ हिले थे हिरन के, और हिरन के होंठों में से उसी मलका जरताज की आवाज आई थी, और वो चौंक गया। ये तुम हो कि ये तो तुम हो? तो एक कहका सुनाई दिया, और उसी वक्त हिरन की गर्दन ऊंची होनी शुरू हो गई, और गर्दन इतनी ऊंची हुई कि उस गर्दन ने जरताज का रूप धार लिया। अब धड़ अभी तक हिरन का था और गर्दन जरताज की बन चुकी थी। इंसानी खूबसूरत गर्दन, चेहरा इंसान का, गर्दन इंसान की, और धड़ हिरन का। और वो बोली, हां मैं जरताज। ये क्या है? वो हिरन भाग गए और तुम हिरन, और ये क्या है? वो बोली, कहा था ना तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, आओ मेरे साथ। अब वो चलना शुरू हो गई और वो उसके साथ साथ चलना शुरू हो गया। एक इंतहाई खूबसूरत सी हिरन, जिसकी गर्दन और जिसका चेहरा इंसान का था, जिसका धड़ नीचे वाला हिस्सा हिरन का था, उसके साथ साथ चल रही थी और उससे बातें करना शुरू हो गई। मैंने कहा था ना मैं मलका हूं, मलका जरताज। मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूं, और मैं जो भी रूप धारना चाहूं रूप धार सकती हूं। इस घने जंगल में वाकई कोई नहीं आता। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने शायद इंसान पहली दफा देखा है। इससे पहले मैंने जिन्नात ही देखे थे। और तुम जानते हो जिन्नात कैसे होते हैं? तो क्या तुमने पहले कभी जिन्नात देखे हैं? अब उसके अंदर एक खौफ भी था, डर भी था, लेकिन उसकी बातें सुन रहा था। उसने डरते डरते गर्दन हिला दी कि नहीं, मैंने नहीं देखे। वो बोली, आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी। ये जंगल ही है, लेकिन हमारा जो कबीला है वो इसी जंगल में ही आबाद है। हमारा जब घूमने फिरने को दिल करता है तो हम अपने लिए इसी जंगल में एक और दुनिया आबाद कर लेते हैं। वही दुनिया जो तुम्हें मैंने दिखाई थी, जहां पे हर तरह के फूल थे, जहां पे हर तरह के दरख्त थे, हर तरह के परिंदे थे, रंग बिरंगे। हम अपने रूप को भी धार सकते हैं।
जैसे देखो अभी मैंने हिरन का रूप धारा हुआ है, मैं चाहूं तो कोई भी रूप धार सकती हूं। मेरा एक मुलाजिम जो मेरा राजदार भी है, वो इस वक्त भी मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ मौजूद है। मेरे बाप ने एक मुलाजिम को हर वक्त मेरी हिफाजत के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वो मेरा राजदार बन गया है। वो मेरे हर राज से वाकिफ है, इसलिए वो मेरे घर वालों को नहीं बताएगा। जानते हो वो कहां है? वो एक मक्खी बन के मेरे साथ साथ उड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे कह दिया है वो दूर रहे, मेरी आवाज ना सुन सके, इसलिए वो काफी दूर है। देखना चाहोगे? उसने अभी तक गर्दन नहीं हिलाई। वो कुछ समझ नहीं पाया था कि वो खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, लगता है डर गए हैं आप। कोई बात नहीं, फिर दिखाऊंगी, आगे चलो। वो आगे चलना शुरू हो गया और उसने फिर से बताना शुरू किया, मैं अपनी कबीले की कई लड़कियों के साथ यहां पे घूमने फिरने के लिए आई थी। वही जो मंजर उस दिन तुमने देखा था वो हमारे लिए बना दिया गया था। ये तिलिस्म कदा हम कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं होता जब तक हम ना चाहें। लेकिन जब मेरी निगाह एक इंसान ज़ादे पे पड़ी, वो तुम थे और तुम्हें मैंने पहली दफ़ा देखा, हैरान हुई। ये तो हमारी तरह नहीं है, ये तो बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारे चेहरे को देखते ही मैं तुम पे मर मिटी। मैं जान गई थी कि मैं अगर अपने असली रूप में आ गई तो तुम बेइंतहा डर जाओगे, यहां तक कि बेहोश भी हो सकते हो। तो मैंने फैसला किया कि मुझे तुम्हारे सामने जामना है, तुमसे बात करनी है, और उसका तरीका यही था कि तुम्हारी ही तरह का मैं कोई वजूद इख्तियार करूं। जैसे इंसानों के वजूद होते हैं, मैंने वैसे ही एक इंसानी वजूद इख्तियार किया। और इंसानी वजूद के साथ जब तुम्हारे सामने आई तो तुम मेरे वजूद को देखकर पलकें झपकना भूल गए। और फिर मैं तुम्हें फौरी तौर पे अपनी दुनिया, एक और दुनिया जो तिलिस्म कदा की दुनिया होती है, उस दुनिया में सामने लेकर गई। तुम्हें फल खिलाया, तुम्हें दिखाया, और तुम और हैरान रह गए। उसके बाद जब कोई आ रहा था तो मेरे ही उस राजदार, मेरे मुलाजिम जिन ने मुझे बता दिया। तभी मैं वहां से फौरी तौर पे चली गई और तुम्हें उसी जगह पे वापस सुला दिया गया जहां पे तुम ऑलरेडी लेटे हुए थे। उसके बाद रात को मैं तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंची, तुम आसानी से आप समझ सकते हो मैं वहां पे कैसे आ गई, क्योंकि मैं कहीं पे भी आ जा सकती हूं, रूप धार सकती हूं। मैं एक जिनजादी हूं। सच्ची बात यह है, मैं तुमसे इश्क कर बैठी हूं, तुमसे प्यार कर बैठी हूं, और सब कुछ तुम्हें सच सच इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसी बात, एक ऐसे राज से वाकिफ हूं जिससे डरती हूं कि तुम्हारी जात को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि हम जिन्नात के भी कुछ असूल होते हैं, उन असूलों को अगर हम में से भी कोई तोड़े या कोई इंसान तोड़ दे तो उसकी सजा बहुत भयानक होती है। और मैं नहीं चाहती कि मुझे या तुम्हें कोई सजा मिले। मैं तो खुद सजा खाने को फिर भी तैयार हो जाऊंगी, ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कुछ सजा मिले। हां, वो एकदम से बोला, वो अभी कोई और बात करने जा रही थी, वो एकदम से बोला, क्या तुम्हारा पाला इंसानों से पड़ता रहता है? वो बोली, हां, मैंने सुन रखा था कि इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इजाजत नहीं थी इंसानों के पास जाने की। जंगल का यह हिस्सा बहुत घना है। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें इसलिए ही मना किया था कि यहां पे जिन्नात का बसेरा है। कई लोग यहां पे डर चुके हैं, इसलिए वो जख्मी हालत में गए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ को तो मार दिया गया है। लोग यही समझते हैं किसी दरिंदे ने, किसी भेड़िए ने, किसी जानवर ने, खूनख्वार जानवर ने हमला किया है, लेकिन वो उनका नहीं, हमारा हमला होता था। और मैं डर क्यों गई थी उस दिन, डर कर भागी क्यों थी? इंसान की वजह से। क्या? मैं समझा नहीं, क्या मतलब इंसान की वजह से? तब वो बोली, बैठो, ये जो तिलिस्म कदा है ना, इस तिलिस्म कदा को
मेरे लिए ही बनाया गया है और मैं इसको ख़त्म करके वापस कबीले में चली जाऊंगी। लेकिन रुको, तुम्हें किससे मिलवा तो दूं। उसने उसी वक्त आवाज़ लगाई और उसको नाम से पुकारा, ज़लखार, ज़लखार। तो एक मक्खी तेज़ी से उड़ती हुई जो आवाज़ निकालती है, मक्खी उड़ते हुए ज़ां 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 की आवाज़ निकालती है, उसी आवाज़ के साथ कोई आया और उनके सरों के ऊपर गोल गोल घूमना शुरू हो गया और घूमते ही बिल्कुल उसी जगह पे उनके सामने एक इंसानी रूप में खड़ा हो गया। बिल्कुल एक इंसानी रूप। उसने शाहवेज का रूप अपनाया था। उसके दोस्त शाहवेज का, उसको देखकर चौंक गया। शाहवेज, मेरा दोस्त? तो वो कहका लगाकर हंस पड़ी, नहीं, ये ज़लखार है। तुम्हारे दोस्त का इसने रूप अपनाया है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। ज़लखार, जाओ, यहां पे हम बैठे हैं, कोई भी आने लगे तो हमें बता देना। उसने दोनों हाथों को बांध के सर यूं झुका के कहा जैसे कोई नवाब के आगे मुलाजिम झुक के हुक्म बजा लाने के लिए सर को झुकाता है। उसके बाद वो चला गया और फिर उसने कहा, तुम्हें मैं आज अपने तिलिस्म कदा की सैर भी कराऊंगी, लेकिन मैं डरती क्यों हूं? मैं प्यार भी कर बैठी हूं, इश्क भी कर बैठी हूं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। लेकिन इंसान और जिन्नात का जब जब भी मेल हुआ है, बहुत खौफनाक हुआ है। और मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बताने जा रही हूं? इसलिए कि अगर मैं अचानक से चली जाऊं, अचानक से हो सकता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं, इतनी दूर कि तुम मुझे देख भी ना सको, तो समझ लेना मेरी क्या मजबूरी थी। वो एकदम से परेशान हो गया और उससे बोला, हाँ ये सच है, अब मेरा खौफ ख़त्म हो चुका है, तुम एक जिनज़ादी हो, लेकिन मैंने जिस रूप में तुम्हें देखा है, सच्ची बात यह है मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूं। मुझे भी तुम्हारा यह रूप इतना खूबसूरत लगा है कि मुझे भी तुमसे इश्क हो गया है। लेकिन ये तुम क्या कह रही है कि तुम एकदम से गायब हो जाओगी और चली जाओगी? क्यों? मैं तो तुमसे हमेशा मिलना चाहूंगा, मैं यहां चाहूंगा आता रहूं, तुमसे मिलता रहूं। वो बोली, मेरी खुद यही ख्वाहिश है, जब तक मेरे बस में हुआ मैं तुमसे मिलती रहूंगी, तुम्हें अपने तिलिस्म कदा में भी लेके जाती रहूंगी। लेकिन आज पहली दफ़ा ही ये सब कुछ क्यों बताने जा रही हूं, ताकि अगर मैं कहीं किसी लम्हे भी गायब हो जाऊं तो मेरी मजबूरी को समझ सकना, मुझे बेवफा मत समझना। मेरी क्या मजबूरी है वो मैं तुम्हें बताती हूं। तभी वो दोनों एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और मलका ज़रताज ने उसे बताना शुरू किया। ज़रियाल, मैं ज़रताज कहता रहा, मलका ज़रियाल। मलका ज़रियाल ने उसे बताना शुरू किया, कुछ अरसा पहले की बात है, एक गांव जहां पे एक हसीनो जमील लड़की रहती थी जिसका नाम ज़रताज था। उस घर में उसकी मां ज़रताज और उसकी दादी रहती थी। वहां पे पानी भरने के लिए वो लोग अपने गांव से दूर एक कुआं बना हुआ था, उस कुएं से पानी भरने के लिए जाते थे। वहां की औरतें अपने सर पे दो दो घड़े रखकर या सुबह के टाइम या शाम को उस कुएं पे जाते, पानी भरते और अपने गांव आ जाते। उस गांव से उस कुएं का फासला तकरीबन 1 घंटे का था और उसके दरमियान में एक कब्रिस्तान भी आता और उसी कब्रिस्तान में एक दरबार भी बना हुआ था। उस औरत ज़रताज का एक बेटा था, जहांगीर। उसका शौहर शहर में मेहनत मजदूरी करता और 1 महीने बाद उस गांव आता था। टोटल उस घर में 4 लोग रहते थे, लेकिन अक्सर शौहर क्योंकि बाहर होता था तो वो 3 लोग ही होते थे। ज़रताज उस घर में ब्याह कराई थी।
वहीं पे ही उसे बेटा पैदा हुआ, जहांगीर। जहांगीर अपनी मां से बहुत प्यार करता था। फिर ऐसा हुआ कि जहांगीर के बाद उनके यहां औलाद ही ना हो सकी। जरताज गांव के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सिलाई कढ़ाई करना उसकी मां ने उसे सिखाया था। गांव की औरतें अक्सर घर में आती और वो उनको सिलाई कढ़ाई करना सिखाती, बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी। गांव के लोग जरताज की अनाज की सूरत में, पैसों की सूरत में मदद कर देते। और यूं जब से उसने बच्चों को सिलाई कढ़ाई कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया था तो इनकम का एक जरिया बढ़ गया। तो शौहर अब महीने महीने बाहर रहने के बजाय 10 दिन शहर में कमाने के लिए जाते और 10 दिन घर रहते। अब बेटा जवान हो चुका था, लेकिन बेटा एक चीज मुसलसल महसूस कर रहा था कि मां इबादत गुजार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तस्बीह करती है, कुरान पढ़ती है, सुबह तिलावत करती है, लेकिन जैसे ही रात होती है मां बहुत जल्दी जाग जाती है। और ना सिर्फ जल्दी जाग जाती है बल्कि उठते ही तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद की नमाज के बाद तस्बीह करती रहती है, फिर फजर की नमाज पढ़ती है, फिर उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करती है। लेकिन उसके बाद उठती है, पराठे बनाती है, नाश्ता बनाती है, सब कुछ तैयार कर लेती है, घर की सफाई तक कर डालती है और सारा काम इतनी जल्दी कर लेती है। उसने मां को कभी थकते हुए नहीं देखा था। वो हैरान रहता कि मां कभी थकती क्यों नहीं। लेकिन एक रात वो अपने कमरे में लेटा था जहांगीर, कि उसने देखा अब्बा आज घर पे ही हैं। मां जाग रही थी, शायद वो उसके बाप से कुछ बातें कर रही थी। उसने घड़े से पानी निकाला, पानी पिया और जब सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसने देखा उसके वालिद के खराटे लेने की आवाजें आ रही हैं। हैरान हुआ कि अब्बा अभी अभी तो अम्मा से बात कर रहे थे, अम्मा की बातें करने की आवाज आ रही थी और अब्बा इतनी जल्दी सो भी गए। भाई बड़ी कमाल नींद है अब्बा की। वो कमरे में लेट गया। कुछ दिनों के बाद फिर से वो इसी तरह उठा, उसको अम्मा अब्बा के कमरे में से आवाजें करने, बातें करने की आवाजें आने लगी। उसकी अम्मा की बोलने की आवाज थी, अब्बा के बोलने की इस तरह आवाज नहीं थी। आज फिर से वो वापस तो जाने लगा, लेकिन उसने कहा यार अम्मा इस वक्त किससे बातें करती है, ये क्या परेशानी है। अब्बा अम्मा रात के इस पहर बातें करते हैं, दिन सारा इनके पास टाइम होता है, शाम होती है, रात के इस पहर ही बातें करना जरूरी है। वो ना चाहते हुए भी कमरे के करीब चला गया कि सुन तो सकूं क्या परेशानी है। जो पहले भी एक दफा ये लोग रात को बातें कर रहे थे, अब्बा फिर सो गए, आज फिर बातें कर रहे हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी। वो कमरे के करीब गया तो देखा अम्मा बोल रही हैं, अब्बा हल्के हल्के खराटे ले रहे हैं। वो खड़ा हैरान हो गया, अब्बा तो सो रहे हैं, अम्मा किससे बात कर रही हैं। वो एकदम से अजीब सा हो गया। मां नेक थी, इबादत गुजार थी, परहेजगार थी, उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब्बा सो रहे हैं तो अम्मा आवाज किसकी है, अम्मा किससे बोल रही हैं। उसने क्या किया, कमरे में जाने की बजाय वो बाहर ही रुक गया, इस अंदाज में जाके एक और चारपाई पे लेट गया कि जो भी कमरे से निकलेगा मैं इसको जरूर देखूंगा और मुझे पता लग जाएगा कौन है। अम्मा फजर की नमाज के लिए कमरे से बाहर निकली। बज़ाहिर बेटा बाहर सो रहा था, लेकिन वो जाग रहा था। उसने देखा अकेली अम्मा बाहर आई हैं, फिर अंदर चली गई हैं, यहां तक कि अब्बा उठ के बाहर आ गए हैं। जब अब्बा बाहर आ गए तो उसके दिल में हुआ कि अगर कोई और होता कमरे में तो अब्बा तो शोर मचा देते कि कोई कमरे में है, तो ये क्या माजरा है। फिर वो भी अम्मा के पास कमरे में चला गया। अम्मा कुरान पढ़ने में मसरूफ थी, कोई भी नहीं था। अम्मा हैरान हुई, क्या हुआ आज तू जल्दी जाग गया है। बस वैसे ही अम्मा, जल्दी जाग गया हूं। लेकिन अब उसके दिल में ये बात और बैठ गई कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। फिर एक रात
अगली जो रात आई उसने फिर से फैसला किया कि आज अम्मा और अब्बा जैसे ही अंदर कमरे में चले जाएंगे मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा और देखूंगा कौन अंदर जाता है। वो बाहर ही बैठ गया। अम्मा अब्बा बाहर चले, अंदर कमरे में चले गए, वो बाहर ही लेट गया। यहां तक कि जब आधी रात हुई तो फिर से आहिस्ता से चलता हुआ अम्मा के कमरे में गया तो फिर से बातें करने की आवाज आ रही थी। उसने सुना अम्मा बातें कर रही है। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। उसने फैसला किया कि वो आज अंदर जाके ही रंगे हाथों पकड़ेगा, ये मामला क्या है। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मां को एहसास हुआ तो मां एकदम से चुप हो गई। देखा मां नीचे मुसल्ले पे बैठी हुई है, अब्बा सो रहा है और बेटे को देख के कहा, ये क्या बदतमीजी है, तू अंदर कैसे आ गया? अम्मा यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं, आप किससे बातें कर रही थी? कौन है अंदर? चला जा, इस वक्त तू चला जा, बाहर जा। नहीं अम्मा, मुझे पूछना है, मैं पहले भी सुन चुका हूं, तू किससे बातें करती है, कौन है अंदर? मां ने कहा है ना तुझसे, तू चला जा। तो चुप करके बाहर आ गया। गुस्से में कमरे में चला गया। सुबह मां ने बिल्कुल इस अंदाज में बात की जैसे कोई रात को बात ही नहीं हुई और कहा, बेटा नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर। उसने गुस्से में मुंह फेरा और उठकर चला गया। मां से नाराजगी का इजहार किया। उसने दिन का खाना भी ना खाया, बाहर रहा। मां इंतजार करती रही। जब रात हो गई मां ने उसके सामने खाना रखा। उसने कहा, मुझे नहीं खाना। क्या हो गया मेरे लाल, क्यों कर रहा है तू इस तरह? मुझसे पूछ रही है अम्मा? मैं जानता हूं आप बुरी औरत नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको 2-3 दफा अपने कानों से किसी के साथ बातें करते सुना है। कौन है वो? बेटा इस राज को छोड़ दे, ये राज है, बहुत बड़ा राज है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, इस राज को छोड़ दे। नहीं अम्मा, मैं तेरा बेटा हूं। अब्बा सोए होते हैं और तू किसी से बातें करती हैं, मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं अपनी मां पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मां मैं झूठा तो नहीं हूं। तू कह दे, हल्फन कह दे, तूने किसी से बातें नहीं की है तो फिर मुझे जानना है। बेटा अगर मैंने तुझे बता दिया बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती। तू अपनी मां पे यकीन कर, तेरी मां बुरी औरत नहीं है। हां तुझे बताया फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो चुप कर गया, लेकिन मां से उसने नाराजगी इख्तियार कर ली। मां कई दिनों तक उसे मनाती रही, लेकिन वो मां से बिल्कुल खफा रहा। मां थी, एक ही इकलौता बेटा था, और देखा बेटा बिल्कुल मां से इस अंदाज में खफा हो गया है कि अब वो मां से खार खाना शुरू हो गया था। बात बात पे मां से लड़ पड़ता था, बाप के सामने भी लड़ पड़ता, और बाप उसको डांटता, क्या बदतमीजी कर रहा है, तू मां से लड़ रहा है। और वो यूं घूर के बाप की तरफ देखता जैसे कह रहा हो, अब्बा तू नहीं जानता, अम्मा किसी से बातें करती है। सरताज की बस हो गई। दिन का टाइम था। बेटे के कमरे में दाखिल हुई, लेटा हुआ था। उसने मां को आता हुआ देखा तो मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मां ने उसे कहा, तू मेरा एक ही बेटा है, मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, तू नहीं समझ पाया। ठीक है आज मैं उस राज से पर्दा हटाने जा रही हूं, लेकिन याद रखना नुकसान के लिए तैयार हो जाओ। वो उठकर गुस्से से बैठ गया। कौन सा नुकसान? कोई नुकसान नहीं। बताओ अम्मा, मुझे बताओ। बेटा मैं जिस घर में रहती थी वो भी इसी गांव की तरह सेम ही था, बस सिर्फ फर्क ये था उस वक्त शादी नहीं हुई थी। हम सहेलियां कुएं से पानी भरने के लिए जाती थी। 2 घड़े हम सरों पे रखकर जाती, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि रात को पानी खत्म हो गया। घर में पीने के लिए ही पानी नहीं था, और रात के इस पहर पानी कहां से लाया जाता? एक ही हल था कि वहां कुएं से पानी भरकर लाया जाए। लेकिन रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता था, उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल एक बरगद के दरख्त के सामने एक छोटा सा दरबार भी नहीं कहना चाहिए, एक कब्र बनी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर दी गई थी। उसकी छत नहीं थी, खुला दरबार कह लो।
वो कब्रिस्तान बहुत खौफनाक सा था, पुराना सा था। ये वो दौर था जब मुझे डर नहीं लगता था, और जब घर में पानी ना हुआ तो मैं पानी भरने के लिए निकल पड़ी। दोनों घड़े सर पे रखे, मैं डर जरूर रही थी, लेकिन था कि अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए पहुंच जाऊंगी, इसमें ऐसी डरने की क्या बात है। और जैसे ही अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते मैं उस जगह पे पहुंची जहां पे वो छोटा सा कब्रिस्तान के अंदर दरबार सा बना हुआ था, जिसके 4 दीवारी थी, छत नहीं थी, वहां पे मैंने देखा एक काला स्याह शख्स जिसने काली चादर सी लपेटी हुई है, और वो उन दीवारों के ऊपर चिराग जला रहा है। वो चारों तरफ जो उस कब्र की दीवार बनी हुई है उसके ऊपर चिराग ही चिराग हैं, और वो चिरागों को खड़ा जला रहा है। मैं वहां पे रुक सी गई। मैंने उसकी तरफ देख के कहा, कौन हो तुम और रात को यहां क्या कर रहे हो? वो एकदम से मुड़ा। वो काला सा था, उसके दांत सफेद थे, उसकी आंखें सफेद थी, बाकी काला स्याह था। हमारे गांव में इतना काला इंसान कोई भी नहीं था। तो वो मुझसे बोला, यही जुमला तो मैं तुमसे पूछूंगा, रात को तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने उसे कहा, मैं तो इसी गांव की हूं, पानी भरने के लिए जा रही हूं। तुम इस गांव के नहीं लगते। तुम कौन हो और यहां रात को क्या कर रहे हो? उसने कहा, यह मेरे उस्ताद मोहतरम की कब्र है, मैं इनका शागिर्द हूं, और मेरे उस्ताद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और मैं आधी रात को इनकी कब्र के ऊपर चिरागा करता हूं, चिराग जलाता हूं। लेकिन तुम्हें देखकर चौंक गया हूं। चिराग जलाते हो रात को? तुम इस गांव के तो नहीं हो, तो कहां से आते हो? इतनी दूर से चिराग जलाने के लिए आते हो? नहीं, मेरा घर तो ये पास ही है। कहां? ये बिल्कुल पास। ये जो बरगद का दरख्त देख रही हो, इसी के ऊपर हम लोग आबाद हैं, मैं और मेरा पूरा कबीला। क्या? बरगद का दरख्त? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। जाओ, वापस जाओ, मैं तुम्हारा पानी भर कर लाकर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। घड़े नीचे रख दो। मैं डर गई थी। उसने जैसा कहा मैंने वैसा किया, घड़े नीचे रख दिए और मैं घर की तरफ भागी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अपने बिस्तर पर जाकर तो लेट गई, लेकिन सुबह तक मुझे बुखार हो गया। लेकिन पता चला सुबह घर के घड़े भरे हुए वो रख गया था। 2 दिन मुझे बुखार रहा, फिर मैं ठीक हो गई। इसका मतलब है अगर वो बरगद के दरख्त पे रहता है तो क्या वो जिन था? ये चौथी रात थी, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। किसने कुंडी खोली और मैं एकदम से जाग गई। मैंने देखा वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। आज उसका रंग काला नहीं था, आज उसका रंग काफी हद तक हम जैसे लोगों को जो गांव में रंग होता है गंदमी रंग हो चुका था। और आज वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और बोला, आज मैं तैयार होकर आया हूं तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम जान चुकी हो मेरे बारे में। मैं उसी बरगद के दरख्त पे रहता हूं, मेरा कबीला भी वहीं रहता है। मैं जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूं। तुम्हें रात को देखा तो देखते ही तुम पे फिदा हो गया, और उसके बाद रोज तुम्हें देखने आता रहा हूं। तुम मेरी वजह से डर गई थी ना, बुखार हो गया था। तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूं। मुझे पता है इंसानों को जिन्नात से डर लगता है, लेकिन देखो मैं तो इस वक्त इंसान के रूप में हूं। हां, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुमसे मिलता रहूंगा। वो बोली, नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। मैं हर वो काम जिंदगी में करूंगी जो मेरे मां बाप कहेंगे। मेरी जिंदगी में जो भी मेरा शौहर बनेगा उसके अलावा कोई और मर्द नहीं आ सकता। बेशक तुमने एक इंसान का रूप धार रखा है, तुम जो भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो बोला, मैंने कब कहा है मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाऊंगा या रिलेशन रखूंगा? तुम मुझे प्यारी लगती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त हूंगा, ऐसा दोस्त जिसका तुम्हारे साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होगा कि तुम्हें हाथ भी लगा सके। जिस्म हासिल करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारी मदद भी करता रहूंगा और इसी रूप में आता रहूंगा। इसमें क्या फर्क हर्ज पड़ता है?
वो डर गई लेकिन कायल हो गई, और फिर वो दोस्त बनकर उससे मिलता रहा, लेकिन कभी भी रात को आया वो उससे दूर खड़ा रहता। लेकिन उसने एक बात उसे कह दी थी। माँ ने बेटे को बताते हुए कहा, बेटा उसने मुझे कहा था ये राज राज ही रहेगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूं। अगर तुमने ये राज निकाल दिया तो याद रखना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिनों में से 2-3 दिन होंगे, फिर तुम जिंदा नहीं रहोगी, बस ये राज बाहर ना निकालना। मैंने उस राज को राज रखा, मुझे खाने के लिए ला के देता, मेरी मदद करता। फिर शादी हो गई, और जब मैं ब्याह के इस घर में आ गई तो फिर आया, और उसे मैंने सख्ती से मना कर दिया कि तुम अब क्यों आए हो। उस वक्त तक तो शादी नहीं थी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर लेती थी, हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है। उसने कहा, मैंने कब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता इस्तवार किया है, मैं भी तो सिर्फ बैठकर बातें ही करता हूं। मेरी नहीं मानोगी तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हां, तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे शौहर से होगा, मैं कभी कभी आऊंगा सिर्फ तुमसे बातें करने। मैं डर गई। इबादत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन वो आता रहा मुझसे सिर्फ बातें करने के लिए। वो मदद करता रहा, मैंने उसकी मदद कभी नहीं ली। वो बहुत पैसे देना चाहता था, मैंने कभी नहीं लिए। उसने कई तरह की मदद करनी चाहिए, जो शादी से पहले तो मैंने उसके खाने पीने की चीज़ें ले ली थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उससे कुछ नहीं लिया। और तुमने उस राज को जान लिया। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे तुम्हें बताना पड़ा। खुदा खैर करे, देखो क्या होता है। उसने उठ के कहा, नहीं माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ हुआ तो मैं लड़ने को तैयार हो जाऊंगा। अल्लाह खैर करेगा, माँ ने कहा, और माँ सोने के लिए चली गई। और वो रात सारी उस रात को बेचैन रहा, और जब सुबह उठा तो क्या देखता है, माँ बिस्तर पर मुर्दा पड़ी है। उस घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ मर चुकी थी। रात से पर्दा हटाने की वजह से उसकी माँ को दफना दिया गया। और बेटे को जुमले याद थे जो माँ ने कहा था कि अगर उसने मुझे कहा था इस रात से पर्दा हटा दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, और इंसान तुझे कब्र में दफनाएंगे तो फिर मैं वहां से तुझे निकाल कर ले जाऊंगा। बेटे को याद था माँ ने क्या कहा था। माँ को दफना दिया गया। ठीक 2 रातों बाद बेटा इतना बेचैन हुआ, उसको समझ ही कुछ न लगी। वो मां की कब्र के पास पहुंच गया। उसने मां की कब्र को खोदा, और ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसकी मां कब्र में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो जिन ज़्यादा उसे ले गया था। उसने मां से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मां, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पागल हो गया। कई अल्लाह वालों के पास गया, पीरों फकीरों के पास गया, और आखिरकार एक ऐसे अल्लाह वाले के पास पहुंच गया जिसे उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मां को वो क्यों मार दिया उसने, और ना सिर्फ मारा है बल्कि उसकी कब्र से भी उसको उठाकर ले गया है। वो अल्लाह वाले थे, पहुंचे हुए थे। उसने हमारे कबीले के सरदार को हाजिर किया और सारी कहानी उनके सामने रखी। एक तो कि जिन ज़्यादा था, उसने ही औरत को देखा, उसके सामने रूप धार के क्यों आया। वो उसके सामने ही ना आता। अगर उसकी उस्ताद की कब्र पे वो दिए जला ही रहा था, उसको ना बताता, उसको घड़े से पानी ना भर के देता, उसको जाने देता, उसको रोका क्यों। सारी कहानी उसको बताई गई, और उसको मार के भी वो कब्र से ले गया है। और जब कबीले के सरदार को यह बात पता लगी तो उन्होंने कहा, नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। औरत तो अब जिंदा नहीं हो सकती, वो मर गई है, लेकिन उसको कड़ी सजा मिलेगी। यूं कबीले वालों ने फैसला किया। उस जिन को बुलाया गया और उसे कहा कि तूने क्यों किया ये। कबीले की भी कुछ कायदे कानून होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो तोड़ चुका था। उसकी इतनी भयानक उसे सजा मिली, तुम सोच भी नहीं सकते। उसे एक बहुत बड़े मजमे के सामने सजा दी गई थी कि दोबारा कोई इंसानों के साथ ऐसा ना कर सके, क्योंकि पर्दा है। एक तो उसने पर्दा तोड़ा, उसके सामने गया और उसके इश्क में, मोहब्बत में मुब्तला हो गया। वो एक नेक परहेजगार औरत थी, फिर भी उसने शादी के बाद उसके घर जाना रखा। वो डर की वजह से उससे बोल लेती थी, उनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके पास क्यों जाता था। और यहां तक कि उस राज के खुलने पे उसने उसे मार के उसको कब्र से निकाल के ले गया। जिन्नात का हमारा बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ, और वहीं पे एक बहुत बड़ा
आग का अलाव जलाया गया, बहुत बड़ी आग जलाई गई और उसे बांध कर लाया गया उस जिन को, क्योंकि उस औरत को कब्र से इसलिए निकाल के ले गया था कि उसका हमजाद अपने साथ रख सके। कबीले के सरदार ने सबको यह फैसला सुनाया कि कोई दोबारा इंसान के करीब ना जा सके, इसलिए इसको एक ऐसी भयानक सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। उसे जलते हुए पहले कड़ा के अंदर डाल दिया गया, जो ऐसा उबलता हुआ कड़ा था, उसमें तुम्हारी तरह का लिक्विड नहीं, एक खास लिक्विड था जिसमें वो उबलता रहा, चीखता रहा, उसकी जान नहीं निकल रही थी लेकिन वो तड़पता रहा और सारे कानों को हाथ लगाते रहे। और उसके बाद वहां से निकाल के उसे तीरों से मारा गया, इतना कि वो छलनी हो जाए लेकिन मरे ना। वो छलनी हो गया और उसके बाद उसे आग में जलाकर राख कर दिया गया। ऐसी भयानक उसे मौत दी गई कि उसके बाद जिन्नात ने तौबा कर ली कि कोई भी इंसानों के अब करीब नहीं जाएगा। हर कबीले के अपने कायदे कानून होते हैं। वहीं पे उस कबीले के सरदार ने उस अल्लाह वाले को जाकर बता दिया कि हमने आपका बदला पूरा कर दिया, हमारे कायदे कानून के हवाले से वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। आपके हवाले हम कर देते, लेकिन हम चाहते थे हमारे और जिन्नात को भी इबरत मिले उस सज़ा से, ताकि दोबारा कोई इंसान के करीब ना जा सके, इसलिए हमने आपको उसके हवाले नहीं किया। वरना हम उसको आपके हवाले कर देते, आप मार देते तो जिन्नात और गुस्सा कर जाते कि इंसान ने मार दिया। हमने अपना फैसला करके सब जिन्नात के सामने उसे इबरत का निशान बनाया। और उधर अल्लाह वाले ने उस लड़के को बता दिया कि तुम्हारी मां का बदला पूरा हुआ। लेकिन उसकी मां तो वापस नहीं आ सकती थी। वो पछताता था, रोता था, चीखें मारता था, ये मैं क्या कर बैठा हूं। उस दिन से हमारे कबीले के जितने भी जिन्नात हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम इंसानों से दूर रहते हैं। मैं कभी इंसानों के करीब नहीं जाती थी और मेरे ऊपर इस तरह की सख्तियां थी, पाबंदियां थी कि मैं कभी इंसानों के करीब भी ना जा सकूं। ये जो तुमने बाग देखा था, आबशार देखी थी, दरख्त देखे थे, फल देखे थे, तितलियां देखी थी, ये तिलिस्म कदा मेरे लिए बनाया गया था। मैं सरदार की बेटी हूं और तुम उस घने जंगल में उसी लम्हे आ गए जिस वक्त वो तिलिस्म कदा मेरे लिए बनाया जा रहा था। अभी वो बन रहा था और मैं साइड पे खड़ी उसको बनते हुए देख रही थी कि मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई। अच्छा, ये होते हैं इंसान। बस पहली निगाह तुम्हें देखा और मैं तुम्हें दिल दे बैठी। उस दिन कबीले के सरदारों में से ही कोई पहाड़ की उस चोटी पर आ रहा था, इसलिए उसके चलने से पहाड़ लरज रहा था, इसलिए मैं जल्दी से चली गई थी तुम्हें नींद की आगोश में वहीं पे बिठा के। अब मैं मोहब्बत तो कर बैठी हूं, दिल के हाथों मजबूर होकर इश्क तो कर बैठी हूं, लेकिन डरती हूं कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, तुम्हारी मौत वाक़ई ना हो। मैं चाहती तो दोबारा तुम्हारे सामने ना आती, उस रात तुम्हारे घर ना आती, तुम उसको ख्वाब समझ के छोड़ देते। मैं चाहती तो वो जो तुम्हें सेब खिलाया था, वो सेब भी वहीं जब तुम्हें नींद की आगोश में गए थे तुम्हारे हाथ से वापस ले लेती, तुम्हें कुछ याद ना रहता। लेकिन मैं खुद उलझन का शिकार हो गई थी, मोहब्बत का शिकार हो गई थी। अगर उस रात में तुम्हारे घर ना आती, तुम्हें कोई जवाब ना मिलता, कोई सवाल, तुम्हारे पास तो बेइंतहा सवाल थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब ना होता तो मुझे भूल जाते। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई, मेरा बस ना चल सका अपने ऊपर और मैं तुम्हारे सामने आ गई। इसलिए आज तुमसे कह रही हूं, तुमसे मिलती रहूंगी तब तक जब तक मुझे ये पता ना चले कि कोई खतरा है। जैसे ही खतरा होगा मैं तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर चली जाऊंगी कि दोबारा कभी सामने नहीं आऊंगी। मुझे बेवफा मत समझना। ये सारी कहानी इसलिए सुनाई है कि हमारे कबीले के असूल बहुत सख्त हैं। और हां, तुमने जिन्नात नहीं देखे ना? आओ, आज मैं तुम्हें दिखाती हूं जिनों के साइज क्या होते हैं। ये जो कबीले के सरदार जिन्नात होते हैं, द्यो होता है, उसके साथ जो मुहाफिज होते हैं, जो मेरे साथ ये मुहाफिज है, जो इंसान का रूप धार के, स्पेशली तुम्हारे दोस्त का उसने रूप धारा, ये कितना बड़ा है, देखना चाहोगे? आओ, पहले तुम्हें मैं अपने तिलिस्म कदम में ले जाने से पहले ये तो दिखाऊं जिन्नात कैसे होते हैं।
उसने कहा अपनी आंखें बंद करो। नवाब साहब ने अपनी आंखें बंद की और उसे आवाज आई, अपनी आंखें खोलो। नवाब साहब ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे अपने पांव हवा में लहराते हुए महसूस हुए और उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो वो इतना ऊंचाई पे था, इतना ऊंचाई पे था कि जंगल के वो छोटे छोटे, वो बड़े बड़े जो दरख्त थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, यानी कि कोई 20 फुट 25 फुट 30 फुट ऊंचे ऊंचे जो दरख्त थे, जिस जगह पे वो बैठा हुआ था उसको नीचे चींटियों से भी छोटे नजर आ रहे थे और वो लड़की उसके साथ बैठी थी। वो हैरान हुआ, ये मैं इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया हूं। उसने नीचे उस जंगल की तरफ देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे घास लगाई जाती है और घास को भी काट दिया जाए तो जितनी छोटी छोटी घास होती है, तो वो जंगल के दरख्त इस तरह छोटी छोटी घास की तरह छोटे छोटे नजर आ रहे थे। और तभी उसने अपने इधर उधर देखा तो उसे पता चला जिस जिन के कड़े के ऊपर वो बैठा हुआ है, उस जिन ने वो कड़ा अपने नाक में पहन रखा है। और जब उसने जायजा लिया तो उस जिन ने नाक में इतना बड़ा कड़ा पहन रखा था। यानी जिन कितना बड़ा होगा, यानी जैसे एक इंसान अपने कानों में बाली पहनते हैं या छोटा सा कड़ा नाक में डाल देते हैं, छोटा सा कड़ा होता है, उस जिन ने भी उसी तरह का एक छोटा सा कड़ा नाक में डाल रखा था। लेकिन वो उस इंसान के लिए इतना बड़ा कड़ा था और इतना मोटा था कि वो उसके ऊपर दोनों, लड़की और लड़का, बैठे हुए थे पांव लटकाए। और तभी उसने ऊपर और यूं नीचे देखा तो वो जिन ही था जो साइज में इतना बड़ा हो चुका था, इतना उसका कद आसमान में ऊंचा हो चुका था कि उसके नाक के बहुत बड़े कड़े, जिसमें 2 बंदे आसानी से बैठे हुए हैं, गिरने का चांस नहीं, इतना बड़ा कड़ा है। वो बज़ाहिर उस जिन के नाक में एक इंच का कड़ा नजर आ रहा था। यानी वो इतना बड़ा था जिन कि उसके नाक में 1 इंच का नजर आ रहा था। लेकिन उस इंसान के लिए कम से कम वो कड़ा 8 से 10 फुट का बड़ा था। 8 से 10 फुट बड़े गोल से कड़े के अंदर ये दोनों बैठे हुए थे और वो कड़ा उसके नाक में है और उसके नाक में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो कड़ा सिर्फ 2 इंच का भी ना हो, 1.5 इंच का हो। और जब वो चलना शुरू हुआ, उसने अपना एक कदम रखा तो तब उसको महसूस हुआ कि वो जंगल के ऊपर जब अपना पांव रख रहा है तो जैसे इंसान कटी हुई घास के ऊपर चलता है, तो इतना बड़ा उसका पांव था, इतना बड़ा उसका वजूद था, इतना चौड़ा फैला हुआ लंबा वजूद था कि वो जंगल पे पांव रखता हुआ जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटी सी घास पे चल रहा हो। वो एकदम से देखकर डर गया और उसने साथ बैठी हुई जरियाल से पूछा, ये हम कहां हैं, किस जगह पर बैठे हैं? तो वो बोली, हम जिस कड़े के अंदर बैठे हैं ये उसके नाक के अंदर है और ये मेरा मुलाजिम ज़ुल्खार है। जिन्नात के कद जो कबीले के सरदारों में से होते हैं, जो दियो के मुलाजिम होते हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं, इससे अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हारी दुनिया को ये मसलने पे आए तो किस तरह मसल सकते हैं। ये भी एक जिन्नात का रूप है। इस कड़े में बिठा के तुम्हें दिखाने का मतलब यह था कि जिन अपना रूप धारना चाहें, दियो कामत बनना चाहें, तो इतने बड़े बन जाते हैं कि कद पांव जमीन पे होते हैं और सर आसमानों पे पहुंच जाता है, जिस तरह इस वक्त बैठे तुम देख रहे हो। वो जो नीचे छोटी छोटी घास सी नजर आ रही है वो तुम्हारे इंसानों के जंगलात हैं और जंगलात में बने हुए दरख्त हैं। और जिनके इस रूप के आगे वो छोटी छोटी घास, कटी हुई घास के बराबर हैं। आओ अब मेरे तिलिस्म कदम में चलते हैं, मेरा हाथ थामो और आंखें बंद कर लो। उसने उसका हाथ थामा और आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ दोनों उड़ते हुए जा रहे हैं। उड़ते 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 उनके पांव नीचे ज़मीन को जाकर टच हुए तो आज उसने भरपूर अंदाज में देखा उस तिलिस्म कदा को जिसको वो पहले भी देख चुका था, जहाँ पे तितलियाँ, जहाँ पे परिंदे, जहाँ पे फल, जहाँ पे दरख्त, जहाँ पे फूल, सब कुछ इंसानी आबादी से निराले थे। एक ही फूल के पौधे में सारे रंगों के फूल खिले थे, दरख्तों के पत्ते तमाम रंगों से भरे थे। और फिर आज उसने उसे और भी फल खिलाए।
उस जंगल में अंगूर। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अंगूरों के रंग भी तमाम रंगों से भरे थे, यानी एक ही गुच्छा तोड़ा गया अंगूरों का और उसमें काले भी, पीले भी, नीले भी, सब्ज भी, लाल भी, हरे भी, सारे रंग उसमें मौजूद थे। और वो उनको खाता था तो वो शहद से भी ज्यादा मीठे, एक अलग ही उनका जायका था। फिर वो उसे पानी की आबशार के पास लेकर गई। आबशार से जब उसने पानी पिया तो पानी का जायका ही इतना जबरदस्त था कि उसने जिंदगी में ऐसा मीठा पानी नहीं पिया था। और वो उससे मुखातिब हुई, ये तिलिस्म कदा मेरी और मेरी सहेलियों के लिए बनाया जाता है। हम यहां घूमते फिरते हैं, ये हर वक्त मौजूद नहीं रहता। हम अपना यहां खेलने कूदने के लिए वक्त गुजारते हैं और जब हमारा खेल कूद पूरा हो जाता है तो हम वापस चली जाती हैं और फिर इस तिलिस्म कदा को खत्म कर दिया जाता है। और हां, मेरा ये मुलाजिम अभी भी एक मक्खी की सूरत में हमारे पीछे है। ये वही मुलाजिम है जिसके नाक के उस कड़े के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे। वो भी उसका एक रूप था और इस वक्त वो मक्खी के रूप में है, लेकिन वो मेरी हिफाजत के लिए है क्योंकि मैं एक सरदार की बेटी हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने दिन गुजार सकती हूं, मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे वालिदैन को कुछ भी पता चले। जब भी उनको पता चलेगा हम जुदा हो जाएंगे। वो उसके साथ काफी देर घूमता रहा। उन्होंने फल खाए। वो बहुत हसीन और जमील थी। फिर उसके बाद वो उससे बोली, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, हम फिर मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस राज से पर्दा ना उठाना। हां, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं और खुदा हाफिज कर जाऊं कि दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, फिर बता देना। और वो गर्दन हिलाकर रह गया कि हां ठीक है। कि उसी लम्हे उसने कहा, अब आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं और मुझे जाना होगा और यह तिलिस्म कदा खत्म कर दिया जाएगा। उसने आंखें बंद की तो उसने देखा वो अपनी उस बड़ी सी हवेली से थोड़े ही फासले पर खड़ा है। वो चलता हुआ अंदर गया। उसका दोस्त शावेज उसका इंतजार कर रहा था। वो घर तो पहुंच गया, शावेज के साथ बातों में मसरूफ हो गया, लेकिन उसे बार बार था कि कल का मिलने का मैंने क्यों नहीं पूछा। अब वो बेचैन हो गया था उससे मिलने के लिए। रात उसकी जागते हुए गुजर गई कि कल क्या करूं, जंगल में जाऊं, कैसे मिलूं। उसने तो कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। अब सुबह होने वाली थी कि एकदम से उसके कानों में आवाज आई। हम जानते थे कि आप भी हमारे प्यार में बेचैन होंगे, सो नहीं सकेंगे, इसलिए आप अभी तक सोए नहीं हैं। हम सब आपके बारे में देख रहे हैं। आपको फिर मिलने को दिल कर रहा है ना? तो कल हम खुद ही आपको ले जाएंगे। कब, किस टाइम, ये आपको बताएंगे नहीं, बस आप आंखें बंद करेंगे और हमारे पास होंगे। अगला दिन वो इंतजार करता रहा, शावेज से दूर दूर रहा, इधर उधर रहा, लेकिन कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया। यहां तक कि रात हो गई। रात को भी वो जागता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हुई। जैसे ही सुबह होने वाली थी तो एकदम से आवाज आई कानों में, आंखें बंद कीजिए, हम आपको लेने आए हैं। उसने आंखें बंद की और वो मलका जरियाल उसे लेकर फिर से चली गई उसी तिलिस्म कदा के अंदर। और उस तिलिस्म कदा के अंदर पहुंच के उसने फिर से कहा, आपको याद है ना, हमने आपको उस जिनजादे जिसका नाम शाहजर्क था, जिसने आपकी एक इंसानी औरत जरताज से प्यार किया था और उसे मारकर कब्र से निकाल कर ले आया था। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे वो याद है जो आपने बताया था। उस जिन का नाम, उसने कहा, शाहजर्क था। शाहजर्क के बेटे भी थे। शाहजर्क के बेटों को इस बात का बहुत सदमा था कि हमारे बाप को इतनी बड़ी सजा दी गई है। वो चाहते थे कैद कर दिया जाए, मारा ना जाए, क्योंकि उनका कहना यह था कि यह पहला जिन थोड़ा था। कई जिन्नात ऐसे हैं जिन्होंने इंसानों से ताल्लुक रखा है, इंसानों से मेल जोल रखा है, और अगर आप हमारे बाप को यह सजा देने जा रहे हैं, कल को कोई और जिन्नात भी करेगा तो उसको भी ऐसी सजा दी जाए। शाहजर्क के बेटे इसी जुस्तजू में हैं
कि कोई जिन इंसान से ताल्लुक़ रखे और वो इंसाफ के लिए हाजिर हो सकें जिन्नात के कबीले के सरदार के पास कि आप इसको भी सज़ा दो। तो मेरा जो ख़ास मुलाजिम है, मेरा राजदार है, उसने मुझे बताया है, मैं इसलिए कल भी और आज रात को भी नहीं आ सकी कि उनको थोड़ा सा शक हो गया है। जादूगर तो वो भी हैं, हम जिन्नात के भी जादू होते हैं। इस घर के अंदर मैं आज तो जाती हूं, यहां मैं रूप धारना चाहूं तो नहीं धार सकूंगी। अपने तिलस्म कदा के अंदर मैं कई रूप धारना चाहूं, मेरी सारी ताकत मेरे पास होती है। मैं जब आपके घर आई थी तो मेरी ताकत बहुत कम थी और उसी वक्त उनको शक हो गया था कि मैं तिलस्म कदा से निकल के इंसानी आबादी की तरफ गई हूं। ये तो मेरा जो मुलाजिम है उस जिन ने कवर कर लिया। इससे पहले कि वो भी जान जाते, इस राज से वाकिफ हो जाते, ज़लखार ने उन्हें रोके रखा, क्योंकि मैं ज़लखार को कह के आई थी कि इनको रोक के रखना, मैं इंसानी आबादी में जा रही हूं। और अगर उनको पता चल जाता, ज़लखार उनको ना रोकता, तो वो जान जाते और फिर मेरे वालिद को शिकायत हो जाती तो मुझे भी कड़ी सज़ा दी जाती। तो इसलिए मैं कल का दिन और रात आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकी। अभी आंखें बंद कीजिए और चलिए। वो उसे ले गई अपने उसी तिलस्म कदा के अंदर। वहीं आज वो चुप चुप सी थी, वो उसे देखती रही, मुसलसल उसे देखती रही, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ फिरती रही। उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी, वो दीवाना हुआ जा रहा था कि वहीं पे एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जैसे टज 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 करता हुआ कोई आया हो। फिर से वही हालत थी जैसे पहली दफा उसने देखा था और वो चली गई थी। उस पहाड़ के आबशार पे, चोटी पे कोई चलता हुआ आया था और उसने कहा था मुझे जाना होगा। ऐसी ही आवाजें शुरू हुई तो वही मुलाजिम जिन जो हर वक्त उसके साथ होता था, ज़लखार, नाम भी बड़े औके हैं ज़लखार, वो एकदम से इंसानी रूप में सामने आया और बोला, उनको अंदाज़ा हो गया है आप किसी इंसान के साथ हैं, आदमजाद के साथ हैं, जल्दी से चलिए नहीं तो अजाब आ जाएगा। वो एकदम से खड़ी हो गई और सिकंदर अली खान को देखकर बोली, मैं आज चुप चुप इसलिए थी, आप हमसे पूछ रहे थे ना मैं खामोश क्यों हूं, मुझे यही डर था कि उनको कहीं पता ना चल गया हो। आपको कुछ और बताना था लेकिन अभी नहीं, मैं चलती हूं, खुदा हाफिज, ये कहा और एकदम से वो गायब हो गई। सिकंदर ने आंख खोली तो वो जंगल में अकेला जमीन पर लेटा हुआ था। एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया, उसे वो सारी बातें, वो सारा मंजर आ गया। वो चली गई है, ये क्या हुआ था। वो अगले दिन इंतजार में रहा, मुसलसल इंतजार में रहा, लेकिन पूरे 1 महीने तक कोई राब्ता ना हुआ। शाहवेज वापस चला गया और उसकी हालत खराब, खाने पीने का होश नहीं, वो दीवानगी की सी कैफियत में रहा। लेकिन वो मलका जरियाल उसके पास ना आई। वो बहुत उलझ गया था। तकरीबन 1 महीना हो चुका था कि वो अपने बिस्तर पर रात को सोया, दीवानों की तरह जाग रहा था। शेव बढ़ी हुई थी, हालत उसकी अजीब सी थी कि कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज आई कि रात को इस वक्त कौन आया है। देखा सामने मलका जरियाल खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो देखकर बोली, क्या आप चाहते हैं कि वो लोग हमें पकड़कर मार डालें? क्या आप चाहते हैं हमारा हाल भी वही हो जो उस जिनजादे का हुआ था जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, शाहजर्ग का? क्या आप चाहते हैं हमारा हाल भी शाहजर्ग की तरह हो? तो वो उठकर बैठ गया था, बेचैन था और बोला, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहता। तो देखिए, आपकी हालत हमसे देखी नहीं गई और आज हम फिर आपके घर आ गए हैं। सोचिए हम अपनी जान को कितना रिस्क पे डाल कर आए हैं। उनको पता चल गया कि आज हम फिर इंसानों के पास गए हैं, वो आपको भी मार डालेंगे और हमारा हाल भी वही करेंगे। हमें अपनी परवाह नहीं है, आपकी परवाहें। कैसा हुलिया बना रखा है, कैसा दीवानगी बना रखी है। हमसे वादा कीजिए, अब हम आपसे नहीं मिल सकेंगे, लेकिन हमसे वादा कीजिए आप हमें भूल जाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो हमें भी मार डालें
तो हम फिर यहीं हैं। आज हम नहीं जाएंगे, यहीं आपके ही पास रहेंगे। अगर हम थोड़ी देर तक यहाँ और मौजूद रहे तो उनको पता चल जाएगा। हम आपके प्यार के ये करने को भी तैयार हैं, मरने को भी तैयार हैं, आप हुक्म कीजिए। वो बोला, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप मरें। तो कहती है, ठीक है, फिर वादा कीजिए आप कभी उदास नहीं होंगे, अपनी दुनिया में वापस खुश हो जाएंगे, हमें भूल जाएंगे, हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका अंजाम ये हो। आप जाइए, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। उसने पहली दफ़ा नवाब सिकंदर अली खान को जाकर गले लगा लिया, उसके माथे पे बोसा दिया और बोली, हमेशा के लिए खुदा हाफिज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे दिल में सिर्फ आपका प्यार रहेगा, खुदा हाफिज। और वो चली गई। वो कितनी देर बैठकर रोता रहा, लेकिन उसने वादा किया था। उसके बाद वो उठा और अपनी बिस्तर पे आके लेट गया, सोने की कोशिश की, लेकिन कहाँ नींद आनी थी। सुबह हुई, वो उस हवेली को छोड़कर वापस चला गया। उसने अपने दिल को लगाने की कोशिश की, दिल लगाया और अपनी ज़िंदगी में लौट गया, लेकिन उसको हमेशा याद करता रहा। कोई नहीं जानता वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आई या नहीं आई, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नवाब सिकंदर अली खान ने मरने से पहले अपना ये राज बाहर निकाल दिया था कि मेरी ज़िंदगी में ये एक राज दफन था, क्योंकि अब वो जा चुकी है और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन उसने मुझे ये भी कहा था जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊं फिर बेशक राज को खोल देना। अब तो वो हमेशा के लिए जा चुकी है, फिर कभी नहीं आई, और मेरी ज़िंदगी के भी बहुत दिन कम रह गए हैं, शायद अब मैं भी ना जिंदा रह सकूं, लेकिन आज उसकी मोहब्बत को दिल में लेकर जा रहा हूं। हो सकता है जिस तरह उस जिन शाह ज़र्क ने मरने के बाद उस औरत को कब्र से निकाल कर ले गया था, हो सकता है मैं जिंदा हूं, उससे वादा भी निभाया है, मुझे नहीं लेकर जा सकी। हो सकता है जब मैं मर जाऊं तो वो भी मुझे मेरी कब्र से निकाल कर ले जाए। और फिर कुछ अरसे बाद नवाब साहब इस राज को निकाल कर फौत हो गए। लेकिन किसी की जुर्रत कहाँ थी कि नवाब साहब की कोई कब्र को खोद कर देख सकता कि उनका जिस्म भी कब्र के अंदर मौजूद है या कोई ले गया है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।